इस वीडियो में हम राउथ-हर्विट्ज़ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया का पार्ट 3 देखने जा रहे हैं। इससे पहले हमने समझा था कि राउथ-हर्विट्ज़ क्राइटेरिया क्या होता है और उसके अंदर जो डिफ़िकल्टी 2 आती हैं, 2 टाइप की डिफ़िकल्टीज़ जो आती हैं, उनके बारे में मैंने आपको बताया। पहली डिफ़िकल्टी को कैसे सॉल्व करते हैं, वो मैं आपको पिछले वीडियो में ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। इस वीडियो में हम डिफ़िकल्टी नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोज़ नहीं देखे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पहले वो वीडियोज़ ज़रूर देखें। आप हमारे प्लेलिस्ट के सेक्शंस में जाके कंट्रोल सिस्टम के सारे वीडियोज़ आप देख सकते हैं। चलिए इस टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं। तो जो मैंने आपको बताया था कि किसी भी राउथ एरे के अंदर जो डिफिकल्टी नंबर 1 होती है, वो होती है सर कि मान लीजिए यहाँ पर कुछ नंबर्स मैंने यहाँ पर दिए। जब हम यहाँ पर राउथ एरे कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो हम जो फर्स्ट फर्स्ट रो होती है, उसके अंदर हम चेक करते हैं कि क्या कोई साइन चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। और इसके अंदर जो डिफिकल्टी नंबर 1 आती है, वो आती है कि सर जब पहला कोई भी किसी किसी भी कॉलम का जब पहला कोई भी टर्म 0 हो जाए और बाकी टर्म्स में से कोई भी एक नॉन ज़ीरो टर्म मौजूद हो, तो हम उसको डिफिकल्टी नंबर 1 बोलते हैं। जब पहला एलिमेंट 0 हो जाए, सिर्फ पहला एलिमेंट 0 हो रहा है। और डिफिकल्टी नंबर 2 के अंदर क्या होता है, जब पूरी रो ही 0 हो जाती है, कोई भी एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट मौजूद ही नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं सर डिफिकल्टी नंबर 2। तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि डिफिकल्टी नंबर 1 आती है, तो हमको कैसे डील करना होता है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि डिफिकल्टी नंबर 2 आएगी, तो हम कैसे डील करेंगे। तो इसको मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूं, फिर उसका हम राउथ एरे कंस्ट्रक्ट करेंगे और उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसका हमको राउथ एरे कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहले हम इसका राउथ एरे कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो देखिए एस की पावर 6, एस की पावर 5, एस की पावर 4, एस की पावर 3, एस की पावर 2, एस की पावर 1 एंड एस। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इसका कोफिशिएंट है उसको मैं यहाँ पर रख दूंगा, फिर एक कोफिशिएंट छोड़ के अल्टरनेट फैशन में यहाँ पर लिख दूंगा। 8 लिख दिया, यहाँ पर आ जाएगा 20 और यहाँ पर आ जाएगा 16। उसी तरीके से एस की पावर 5 का कोफिशिएंट 2 है, फिर अल्टरनेट फैशन में हम लिखेंगे 12 लिखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 16 और यहाँ पर आ जाएगा 0। अब हमको क्या करना है, हमको निकालना है सर ये वाला कोफिशिएंट। तो ये वाला कोफिशिएंट निकालने के लिए आप क्या करते हैं, 2 इंटू 8 करेंगे माइनस, देखिए ऐसे निकालेंगे 2 इंटू 8 माइनस 12 इंटू 1, 12 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2। तो जब हम इसको करेंगे तो देखिए 16 माइनस 12/2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनली 2 निकल करके आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 2। उसी तरीके से जब हम इसके आगे, अब देखिए ये वाला कोफिशिएंट आपको निकालना है, तो आप क्या करेंगे 2 इंटू 20 माइनस 16 इंटू 1, 2 इंटू 20 माइनस 16 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2। तो जब आप ये करेंगे तो ये हो जाएगा सर 40 माइनस 16, 24/2 इज इक्वल्स टू 12। तो ये आपके पास 12 निकल करके आएगा। उसी तरीके से इसको जब आप निकालेंगे तो ये निकालेंगे 2 इंटू 16 माइनस 0 इंटू 1/2। तो 32/2 करेंगे तो वो 16 निकल करके आएगा और ये 0 निकल करके आएगा। अब जब नेक्स्ट टर्म्स आपको निकालनी है तो आप क्या करेंगे, 2 इंटू 12 माइनस 12 इंटू 2/2। तो देखिए 2 इंटू 12 माइनस 12 इंटू 2/2, तो ये सेम टर्म्स हो गई, ऊपर 0 आ जाएगा, तो ये टर्म 0 बन जाएगी। उसी तरीके से 2 इंटू 16 माइनस 16 इंटू 2 करेंगे और अपॉन में 2 करेंगे तो ये टर्म भी 0 आ जाएगी और फिर ये फाइनल टर्म भी 0 आ जाएगी, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई ही 0 से हो रहा है और ये तो 0 होना ही है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डिफिकल्टी नंबर 2 बन गई। तो डिफिकल्टी नंबर 2 बनते ही हमको कैसे सॉल्व करना है वो मैं अब आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो देखिए जैसे ही हमारे पास डिफिकल्टी नंबर 2 बनेगी तो वहां पर हमको एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी रहेगी। क्या बनानी रहेगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है वो मैं आपको सिखा देता हूँ। जो रो आपकी 0 बनी है, जैसे ये वाली रो आपकी 0 बन गई, तो आपको क्या करना है कि इसके जस्ट ऊपर वाला रो देखना है। तो वो हो गया आपके पास 2 की पावर s4। यहां से आप इसकी एक इक्वेशन बनाएंगे, 2 की पावर s4 प्लस 12s² प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। जैसे आपने ऊपर यहाँ पर लिखा था, इस इक्वेशन से जब आपने ये एरे बनाया था, उसी तरीके से आप एरे की मदद से इक्वेशन लिख सकते हैं। तो 2 की पावर s4 प्लस अल्टरनेट फैशन में आपको लिखना होगा, तो 12s² हो जाएगा प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। अब आपको क्या करना है कि इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देना है। तो जैसे आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको इसको डिफरेंशिएट कर देना है। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 इंटू 2 मतलब 8s³ 8s³ प्लस 24s, ठीक है, 24s प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0। तो डिफरेंशिएट करने के बाद कुछ ऐसी इक्वेशन आपके पास बनी। तो अब आपको यहाँ पर कोफिशिएंट्स मिल चुके हैं। तो देखिए s³ का कोफिशिएंट आपको 8 मिल गया, उसके अल्टरनेट जब आप लिखेंगे तो 24 लिखेंगे और 0। तो यहाँ पर
इस ऑक्सिलरी इक्वेशन में जो डिफरेंशिएट मैंने करा है और जो नए कोफिशिएंट मिले हैं उनको मैं इस ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास 8 आ गया, ये मेरे पास 24 आ गया और यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो ये मेरे नए कोफिशिएंट्स हो गए। अब मुझे क्या करना है, इन कोफिशिएंट्स की मदद से आगे की इक्वेशन बना लेनी है। फिर फाइनली मैं चेक करूंगा कि यहाँ पर कोई साइन चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आपके पास डिफिकल्टी नंबर 2 का कोई भी केस आता है जिसके अंदर एब्रप्टली राउथ एरे बंद हो रहा है, खत्म हो रहा है, मतलब एब्रप्टली यहाँ पर खत्म हो गया ना। देखिए S4 तक तो इक्वेशन बन रही थी लेकिन उसके बाद सारी टर्म 0 हो गई, मतलब आपको आगे का पता ही नहीं चल पा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में ये श्योर है कि ये सिस्टम स्टेबल नहीं होगा। ये सिस्टम स्टेबल तो बिल्कुल भी नहीं है, या तो ये मार्जिनली स्टेबल होगा या फिर ये अनस्टेबल होगा। अब ये हमको चेक करना पड़ता है, तो वो आगे हम सीखेंगे। अभी आपको ये देखना है कि ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के बाद जैसे आपने ऑक्सिलरी इक्वेशन, आपने जैसे यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी, उसको डिफरेंशिएट करा तो हमको नए कोफिशिएंट्स मिल गए, हमने वो यहाँ पर रखे और अब हम इसकी मदद से आगे के टर्म्स को भी निकाल लेंगे। तो 8 इंटू 12 माइनस 24 इंटू 2 अपॉन 8 करने के बाद हमको जो यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 6। उसके बाद मैं आपको सारे टर्म्स लिख देता हूँ, आप इसी तरीके से आगे के टर्म्स निकाल सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 16, ये 0, ये 0, यहाँ पर आ जाएगा 2.6, यहाँ पर आ जाएगा 6, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0। तो इस तरीके से मैं डायरेक्टली लिख दिया ताकि टाइम अपना कम खर्च हो। बाकी आप निकाल सकते हैं, जैसे अगर आपको 6 निकालना है तो आप यहाँ पर करेंगे 8 इंटू 12 माइनस 24 इंटू 2 अपॉन 8 करेंगे तो 6 आ जाएगा। 16 निकालना है 8 इंटू 16 माइनस 2 इंटू 0 अपॉन 8 करेंगे तो आपके पास 16 आ जाएगा। उसी तरीके से आप ये सारे टर्म्स निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम एक चीज देख रहे हैं कि इस पूरे कॉलम के अंदर फर्स्ट कॉलम जो है इसके अंदर हमको कहीं पर भी कोई साइन चेन देखने को नहीं मिल रहा है। साइन चेन देखने को नहीं मिल रहा है, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि सिस्टम स्टेबल हो गया। स्टेबल तो होगा ही नहीं, डिफिकल्टी नंबर 2 आ गई मतलब स्टेबल तो नहीं होगा, ये श्योर है। साइन चेन नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि सर कोई भी पोल आपका RHS में नहीं है। कोई भी पोल, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जब भी आपके कोई भी पोल अगर RHS में हो जाते हैं तो उसका मतलब होता है कि वो सिस्टम अनस्टेबल होता है। ठीक है। और कितनी बार कितने पोल RHS में होंगे ये हमको पता लगता है कि कितने साइन चेंज हुए हैं, तो ये हमको इस तरीके से पता लगता है। अगर कोई साइन चेंज नहीं होता है नॉर्मल राउथ एरे के अंदर तो हम उसको स्टेबल सिस्टम कहते हैं और वो सारे पोल LHS में होते हैं। लेकिन एक हमारे पास तीसरी स्टेज भी होती है जिसको हम बोलते हैं मार्जिनली स्टेबल कंडीशन। तो मार्जिनली स्टेबल में क्या होता है कि आपके पोल्स जो हैं वो जे ओमेगा एक्सिस पर पाए जाते हैं, और अगर जे ओमेगा एक्सिस पर कोई रिपीटेड पोल्स आ जाते हैं, मतलब एक ही पॉइंट पर दो पोल्स हो जाते हैं, तो वो सिचुएशन भी अनस्टेबल की ही बनती है। तो इसके अंदर कोई भी साइन चेंज नहीं हुआ, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि सिस्टम स्टेबल है। स्टेबल तो होगा ही नहीं जब भी डिफिकल्टी नंबर 2 का केस बनेगा, मतलब एब्रप्टली जब कोई राउथ एरे फिनिश हो जाएगा तो उसके अंदर स्टेबल तो नहीं होगा। अब वो अनस्टेबल है या मार्जिनल स्टेबल है ये हमको चेक करना पड़ेगा। अब साइन चेंज नहीं हुआ इसका मतलब है कि वो सिस्टम के अंदर कोई भी पोल RHS में नहीं है। RHS में होता अगर साइन चेंज होता तो या तो अब ये अनस्टेबल सिस्टम एक ही तरीके से बन सकता है जब इस मार्जिनल जब जे ओमेगा एक्सिस पर रिपीटेड रूट्स हमको मिल जाएं। अगर रिपीटेड रूट्स मिल गए तो हम कह देंगे अनस्टेबल है, नहीं मिले तो हम कह देंगे मार्जिनली स्टेबल है। ठीक है। तो अब हम वो चेक करेंगे। अब वो चेक करने का जो मेथड है वो आपके ऑक्सिलरी इक्वेशन की मदद से मिलेगा। तो आपको अब जो नए रूट्स निकालने हैं वो ऑक्सिलरी इक्वेशन से ही निकालने हैं। तो सबसे पहले मैं इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को एक बार लिख लेता हूँ। 2s4 प्लस 12s² प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसकी मदद से निकालेंगे कि इसके रूट्स क्या हैं। तो हमारे पास रूट्स निकालने का फॉर्मूला है सर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है। तो इसकी मदद से अगर मैं इस ऑक्सिलरी इक्वेशन का रूट्स निकाल लूं तो देखिए माइनस बी मतलब -12 प्लस माइनस अंडर रूट 144 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 16 अपॉन 4। तो यहां पर आप देखेंगे कि इस इक्वेशन के दो रूट्स निकल करके आएंगे -2 -4। अब आपके पास इसके टोटल 4 रूट्स निकल करके आने हैं, तो जब आप इसको इक्वेशन में पुट करेंगे s² प्लस 2 s² प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ से आपके पास इसके 4 रूट्स निकल करके आ जाएंगे, s इज इक्वल्स टू प्लस माइनस j2 एंड s इज इक्वल्स टू प्लस माइनस j4। तो ये आपके पास दो रूट्स तो निकल करके आ गए, j प्लस 2 j माइनस 2 एंड माइनस j4 एंड प्लस j4। तो जब आप इसको एस प्लेन में ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा। तो देखिए दो रूट्स तो आ गए, ये एक आ गया प्लस, यहाँ पर अपने पास आ गया j2 और एक आ गया माइनस का j2। उसी तरीके से एक हो गया j4 और एक हो गया माइनस का j4। ठीक है। तो अब आपने यहाँ पर देखा
कि 4 पोल हमारे पास हैं और कोई भी रिपीटेड पोल नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये सिस्टम अनस्टेबल नहीं है, ये सिस्टम आपके पास निकलेगा मार्जिनली स्टेबल। और आपके पास इस इक्वेशन में टोटल 6 रूट्स होने थे। देखिए 6 पोल्स होने थे, क्योंकि इक्वेशन में 6 की पावर है, तो यहाँ पर आपके पास 6 पोल्स होने थे। उसमें से 4 आपके पास जे ओमेगा एक्सिस पर हैं, और बचे हुए जो 2 पोल्स हैं वो कहीं ना कहीं एलएचएस में ही होंगे, क्योंकि आरएचएस में कोई भी पोल नहीं है, और जे ओमेगा एक्सिस पर तो हम निकाल ही चुके हैं। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन की जब भी बात आती है तो इसकी एक खास बात है कि जब भी ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स हम निकालते हैं वो हमेशा ओरिजिन के सिमेट्रिक होते हैं। ये हमारे पास ओरिजिन है, इस ओरिजिन की सिमेट्रिसिटी में ही हमको ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स मिलेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर ये निकाला, तो इसको देखिए आप, सिमेट्रिक है, यहाँ से आप ओरिजिन से देखेंगे तो जितनी डिस्टेंस इधर है उतनी ही डिस्टेंस इधर होगी, मतलब ओरिजिन से हमेशा ही सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिसिटी का मतलब है कि जैसा उधर है वैसा ही इधर होगा। तो ओरिजिन से सिमेट्रिक इधर भी हो सकता है, कोई पोल यहाँ होगा तो एक पोल यहाँ होना पड़ेगा, एक पोल अगर यहाँ है तो दूसरा जस्ट अपोजिट इधर होना पड़ेगा, एक अगर यहाँ है तो दूसरा इधर होना पड़ेगा। ये भी सिमेट्रिसिटी ही होती है, एक यहाँ पर है तो एक यहाँ पर होना पड़ेगा, तो इसको हम सिमेट्रिसिटी बोलते हैं। तो जब भी ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स आप निकालेंगे तो हमेशा ही सिमेट्रिक निकलेंगे, ये श्योर है। तो ये पहला क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाया, इसको मैं एक बार आपको फटाफट से समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको 2 क्वेश्चन और सॉल्व करवाऊंगा, तो ये टॉपिक आपका पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये बात के चांस बहुत ज़्यादा है कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो इसी टॉपिक में से निकल करके आएगा, तो आप इसको अच्छे से एक बार समझ लें। तो देखिए जब भी हम डिफिकल्टी नंबर 2 की बात करते हैं तो डिफिकल्टी नंबर 2 बनती है जब हमारे पास सारे ही एलिमेंट्स जीरो हो जाते हैं। जैसा कि इस इक्वेशन में हमारे पास हुआ कि जब हम राउथ एरे सॉल्व कर रहे थे तो एक स्टेज ऐसी आई कि हमारे पास सारे एलिमेंट जीरो हो गए, तो हमको पता नहीं था कि अब आगे कैसे बढ़ना है। ऐसी स्टेज में वो सिस्टम स्टेबल बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन वो अनस्टेबल भी हो सकता है और मार्जिनली स्टेबल भी हो सकता है, इसलिए हमको आगे चेक करने के लिए बाकी के एलिमेंट्स निकालना जरूरी है। हमको देखना पड़ता है कि इसमें कोई साइन चेंज हुआ है या नहीं हुआ। तो हमको वहां पर एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी होती है। ऑक्सिलरी इक्वेशन जो बनती है वो जस्ट अबव वाली रो से बनती है। तो यहाँ पर S4 की रो थी, तो मैंने यहाँ पर 2S4 + 12S² + 16 लिख करके एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई। उसको मैंने जब डिफरेंशिएट करा तो मुझे उसके नेक्स्ट टर्म्स यहाँ पर मिल गई, तो 8, 24 और 0 मुझे यहाँ पर नेक्स्ट टर्म्स मिल गई। उसके बाद मैंने उसको कंटिन्यूटी के साथ आगे सॉल्व कर लिया, जैसे कि यहाँ पर अपन राउथ एरे सॉल्व करते हैं। तो मुझे यहाँ पर पता लगा कि कोई भी साइन चेंज नहीं हुआ। साइन चेंज नहीं हुआ इसका मतलब है कि आरएचएस के अंदर कोई भी पोल मौजूद नहीं है। लेकिन ये सिस्टम अभी भी अनस्टेबल हो सकता था अगर इस जे ओमेगा एक्सिस पर हमको रिपीटेड रूट्स मिल जाते। तो इसके लिए हमको रूट्स निकालने की जरूरत थी। तो मैंने ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स निकाले, तो मेरे पास यहाँ पर 4 रूट्स निकल करके आए, एक J2, एक -J2, एक J4, एक -J4। तो यहाँ पर जैसे ही ये रूट्स मैंने यहाँ पर लोकेट करी तो मुझे पता लग गया कि कोई भी रिपीटेड रूट्स नहीं है जे ओमेगा एक्सिस पर, इसलिए ये मार्जिनली स्टेबल ही कहलाएगा, अनस्टेबल नहीं होगा। अब मैं एक दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपके पास एक राउथ एरे बनाने जा रहा हूँ जिसके अंदर 5 रूट्स होंगे, S5, S4, S3, S², S1 एंड S0। तो इसमें मेरे को कुछ ऐसे इक्वेशन दे रखी है, 2, 4, 2, 1, 2, 1। ये मैंने डायरेक्ट इक्वेशन से यहाँ पर लिख दिया है। तो यहाँ पर अगर मैं पहले देखना चाहूंगा तो ये देखिए 4 × 4/1 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 4 × 1 -2 × 2/1। तो 4 - 4 करेंगे तो यहाँ पर आपके पास 0 निकल करके आएगा। उसी तरीके से 2 - 2 करेंगे तो ये भी 0 निकल करके आएगा, और यहाँ पर तो आपके पास 0 0 होगा, तो ये 0 हो ही जाएगा। तो ये डिफिकल्टी नंबर 2 बन गया पहली ही स्टेज में। तो अभी आपको क्या करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है। सिंपल, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि जब भी ऐसा होगा तो हमको आगे बढ़ने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी जस्ट ऊपर वाली रो की मदद से। तो ये देखिए S4 + 2S² + 1 = 0। तो ये मेरे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन 1 बन गई। 1 मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि वो आपको पता लगेगा कि ऑक्सिलरी इक्वेशन 1 क्यों लिखी है। अब हम क्या करेंगे, इसको सर डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन को हमने यहाँ पर डिफरेंशिएट करा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4S³ + 4S + 0 = 0। तो हमारे पास ये टर्म निकल करके आ गई 4, और ये टर्म निकल करके आ गई 4, और यहाँ पर हो जाएगा 0। अब हम नेक्स्ट इसके बाद वाला सॉल्व करेंगे। तो देखिए 4 × 2 - 4, देखिए 4 × 2 - 4 × 1/4। तो 8 - 4 तो ये हमारे पास 1 निकल करके आ जाएगा। उसी तरीके से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 - 0/4, तो ये भी 1 निकल करके आ जाएगा, और यहाँ पर 0 आ ही जाएगा।
अब हम नेक्स्ट जब सॉल्व करेंगे तो ये हमको दिख रहा है कि सर 0 ही बनना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 4 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1 तो ये 0 बन जाएगा, 1 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 तो ये भी 0 बन जाएगा और ये भी 0 बन जाएगा। तो हमारे पास एक और रो ऐसी बन गई जिसके अंदर 0 की टर्म्स हैं सारी की सारी। डिफिकल्टी नंबर 2 के अंदर ही 2 रो ऐसी बन गई जिसके अंदर 0 हो गई। तो अब हमको ऑक्सिलरी इक्वेशन 2 बनाने की जरूरत है। तो यहाँ पर मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन 2 बना रहा हूँ, वो जस्ट ऊपर वाली रो से बनेगी। तो ये देखिए एस स्क्वायर की टर्म है, मतलब एस स्क्वायर हो जाएगा। फिर आप डायरेक्टली यहाँ पर 1 लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू 0। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे एस के रेस्पेक्ट में तो यहाँ पर देखिए ये बन जाएगा 2s प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0। तो एस हो जाएगा, सॉरी, तो अब आपको एस का कोफिशिएंट मिल गया 2। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर लिख देना है एस का कोफिशिएंट हो जाएगा सर 2 और यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0। फिर आप क्या करेंगे 2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 0 अपॉन 2 तो ये बन जाएगा 1। फिर आगे की टर्म्स आपको 0 मिल जाएगी। तो हमने पूरा राउथ एरे कंस्ट्रक्ट कर लिया। लास्ट में हमको देखने को मिला कि पहले कॉलम के अंदर कोई भी साइन चेंज नहीं है, मतलब ये सिस्टम के अंदर कोई भी पोल आर एच एस में नहीं मिलेगा, ये श्योर है। और ये सिस्टम स्टेबल भी नहीं होगा, ये भी श्योर है। लेकिन अब हमको ये देखना है कि क्या ये सिस्टम मार्जिनली स्टेबल है या अनस्टेबल है। वो हमको पता लगेगा कि जे ओमेगा एक्सिस पर जो रूट्स हैं वो रिपीटेड हैं या नॉन रिपीटेड हैं। तो उसके लिए हमको ऑक्सिलरी इक्वेशन 1 की मदद लेनी पड़ेगी। आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी आपकी किसी भी राउथ एरे के अंदर 2 या 2 से ज्यादा ऑक्सिलरी इक्वेशंस बन रही हैं तो आप हमेशा ही जो पहली ऑक्सिलरी इक्वेशन है उसी को कंसिडर करेंगे रूट्स निकालने के लिए। हमेशा ही पहली ऑक्सिलरी इक्वेशन ही आपकी मेन ऑक्सिलरी इक्वेशन रहेगी। तो यहाँ पर मैं इसके रूट्स निकाल लेता हूँ। तो सेम फॉर्मूला में यूज करूंगा जो मैंने पिछले उसमें यूज करा था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो जब मैं इसके अंदर इस चीज को पुट करूंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4 इंटू 1 अपॉन 2। और जब आप इसके रूट्स फाइनली निकाल लेंगे तो आपके पास वो रूट्स निकल करके आएंगे सर -1 और जब आप उसको इक्वेशन में पुट करेंगे तो एस स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो आपके पास यहाँ पर निकल करके आएगा एस इज इक्वल्स टू प्लस माइनस J1 एंड एस इज इक्वल्स टू प्लस माइनस J1। तो यहाँ पर मुझे इजीली दिख रहा है कि 2 रूट तो हैं प्लस J1 पर और 2 रूट हैं माइनस J1 पर। तो ये देखिए 2 रिपीटेड रूट तो आपको मिलेंगे प्लस J1 पर, 2 रिपीटेड रूट मिलेंगे आपको माइनस J1 पर। तो रिपीटेड रूट्स आपको मिल गए, मतलब ये सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। अब हमको बात करनी है कि सर इसमें कितने रूट्स ऐसे हैं जो कि LHS में हैं। तो देखिए 4 रूट तो आपको यहाँ पर जे ओमेगा एक्सिस पर देखने को मिल गए, टोटल 5 रूट हैं। तो एक बचा हुआ रूट आपका कहीं ना कहीं LHS में ही होगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो राउथ एरे के अंदर हमने अभी तक सारी चीजें देख ली। एक लास्ट चीज मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर हमको किसी भी राउथ एरे के अंदर ऐसी स्टेज आ जाए जहां पर हमको ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने की जरूरत पड़ जाए, तो यहाँ पर मान लीजिए सारी टर्म 0 हो गई, तो हमको यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी पड़ेगी उसके ऊपर वाली रो को कंसीडर करने के बाद। ऐसी सिचुएशन में अगर मान लीजिए ऑक्सिलरी इक्वेशन के बाद कोई साइन चेंज हो जाता है, एक बार यहाँ पर अगर साइन चेंज होता है ऑक्सिलरी इक्वेशन के बाद, तो आप उसको अलग से कंसिडर नहीं करेंगे। मतलब आप उस पोल को RHS में नहीं मानेंगे कि यह RHS में अलग से आएगा। आप क्या करेंगे कि उस ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स निकालेंगे। जब आप उस ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट निकालेंगे तो मान लीजिए इसके रूट निकल करके आए +2 -2, तो हमेशा ही 2 रूट निकल करके आएंगे और वो सिमेट्रिक होंगे, ओरिजिन के सिमेट्रिक होगा। अगर एक रूट -2 पर आया है तो दूसरे रूट को +2 पर आना ही पड़ेगा। तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन के अंदर जो रूट की सिमेट्रिसिटी है ना, उसके अंदर ये पोल आ जाएगा। जो साइन चेंज हुआ है वो पोल उस सिमेट्रिसिटी में ही काउंट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई साइन चेंज पहले हुआ है, ऑक्सिलरी इक्वेशन से पहले अगर कोई साइन चेंज हो गया, मान लीजिए यहां पर ही कोई साइन चेंज हो गया, और तो आपको उस रूट को अलग से कंसीडर करना पड़ेगा कि वो RHS में अलग से आएगा। लेकिन अगर बाद में हुआ है तो आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन में जो रूट्स आएंगे वही उस पोल को ऑटोमेटिकली कंसीडर कर लेंगे। तो अगर आपको कभी कोई पूछ लेता है कि इसके अंदर कितने रूट्स LHS में हैं या कितने रूट्स RHS में हैं, तो आपको ऐसी सिचुएशन में देखना पड़ेगा कि ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स आ रहे हैं उसके अंदर ही कोई RHS में आया है या नहीं। अगर उसके अंदर RHS में आ गया और साइन चेंज बाद में हुआ है तो आप उसको अलग से कंसीडर नहीं करेंगे। इस साइन को अलग से कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। पहले अगर हो गया तो आप अलग से कंसीडर करेंगे। हर्विट्ज स्टेबिलिटी क्राइटेरिया अगर आपको समझ में आ गया तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिए। अच्छा है, बुरा है, समझ में आया, नहीं समझ में आया, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, ये चीजें इसके अंदर शेयर कीजिए। क्या बेटर किया जा सकता है आगे आने वाली वीडियोज में,
ये सब चीज़ें आपका फीडबैक जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप उस फीडबैक को ज़रूर शेयर करें। और हमको इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर आप विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको अच्छे-अच्छे आर्टिकल्स पढ़ने को मिलेंगे। थैंक यू।